स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो इन प्रेशर कंडुइट्स। तो स्टडी फ्लो आपको पता चल चुका है अब तक क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो का भी पता चल चुका है क्या होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में हम जो है किसकी बात करते हैं, लिक्विड्स की बात करते हैं, क्योंकि लिक्विड्स जो है हमारे पास क्या होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और प्रेशर कंडुइट्स से क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास पाइप फ्लो की बात की जा रही है, क्योंकि पाइप में जो फ्लो होता है वो यूजुअली क्या होता है अंडर प्रेशर। और कंडुइट्स क्या होते हैं, कंडुइट्स एक्चुअली कोई भी जो हमारे पास क्लोज सेक्शन की जो है वो चीज होगी या पाइपलाइन होगी उसको हम कहते हैं कंडुइट। अब इसका क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यूजुअली जो है वो हम क्या लेते हैं, राउंड लेते हैं जिसका सर्टन जो है वो डायमीटर हो। तो कंडुइट्स को डिस्कस करना क्यों जरूरी है, जो है वो आपको पता है कि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें जो कंडुइट्स हैं यानी जो पाइपलाइंस हैं, जो क्लोज्ड सेक्शन की जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम कन्वेंस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे ऑयल कन्वेंस के लिए यूज़ करते हैं हम, जो है वाटर कन्वेंस के लिए। इसके अलावा जो हमारे सीवर्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये कंडुइट्स होती हैं, या जिसे हम कहते हैं पाइप फ्लो। तो इनकी जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंस है, इसलिए जो है वो इसके जो है डिस्कशन भी इसके लिए ज़रूरी है। तो क्या है सिग्निफिकेंस, इन कंसिडरिंग द कन्वीनियंस एंड नेसेसिटीज इन एवरीडे लाइफ इट इज ट्रूली अमेजिंग टू नोट द रोल प्लेड बाय द कंडुइट्स इन ट्रांसपोर्टिंग द फ्लूइड। तो हमारी जो हर रोजमर्रा की जिंदगी है जिसमें जो है वो हम बहुत से लिक्विड्स अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, तो वो उनकी कन्वेंस यूजुअली किस मीन से होती है, बाय कंडुइट्स से होती है, ठीक है। तो कंडुइट्स यूजुअली क्या होते हैं, ये जो है वो हमारे पास क्लोज जो है वो क्रॉस सेक्शन की कोई भी पाइप्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं, एक्चुअली ट्रांसपोर्ट करते हैं कोई भी फ्लूइड को। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, वाटर in our homes is normal pressure pipelines from the district so that it will be available when and where. Moreover, eventually the water leaves our homes as dilute waste through sewers, another type of conduit. तो दो एग्जांपल्स तो ये क्या है कि जहाँ भी हमारे पास जो आमतौर पर जैसे अब आपने देखी होंगी नई कॉलोनीज होती हैं, वहां पे हमारे पास एक सेंट्रल, जैसे हमारा एनएफसी है, यहाँ भी आपने देखा होगा कि एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एक बड़ी टैंकी होती है, वहां से जो है वो ओवरऑल जो है वो एक पाइप का नेटवर्क है जो हर बिल्डिंग तक जो है वो पानी फर्दर जो है वो पहुंचाता है। तो यहाँ पे एक कंडुइट का सिस्टम हो गया। फिर क्या है, जो हम पानी यूज कर लेते हैं, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है या सीवेज होता है, वो क्या है कि वो फिर फर्दर जो है वो थ्रू सीवर पाइप्स या सीवर कंडुइट्स जो है वो आउटफ्लो होता है। इसके अलावा कौन कौन से कंडुइट्स या पाइपलाइन हो सकती हैं, ऑयल इज ऑफन ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर सोर्स by pressure pipelines to refineries while gas is conveyed by pipeline into the distribution network for supply. Thus, it can be seen that the fluid flow in conduits is of immense practical significance in civil and environmental engineering. और हमारे जो है इसके अलावा क्या है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनके अंदर भी जो है पाइपलाइंस बहुत यूज होती हैं। इसके अलावा जो गैस की ट्रांसपोर्टेशन और रिफाइनिंग, इसके अलावा जो है वो ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन, उसकी रिफाइनिंग, इन सब में जो है वो क्या होती हैं, प्रेशर पाइपलाइंस यूज होती है या कंडुइट्स यूज होती हैं। तो इनकी जो है वो डेली लाइफ में सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर है जी पाइप फ्लो सिस्टम। अब होता क्या है कि पाइप फ्लो, हम किस चीज को पाइप फ्लो कहते हैं, यूजुअली जो हमारे पास क्लोज्ड क्रॉस सेक्शन की कोई भी चीज होगी उसको हम कहते हैं पाइप, और उसके अंदर जो फ्लो होगा वो क्या होगा, पाइप फ्लो या प्रेशर फ्लो। A pipe is a closed conduit generally of circular cross section used to carry water or any other fluid. तो पाइप एक्चुअली क्या है, पाइप इज अ कंडुइट, और होते क्या यूजुअली ये क्लोज एक सरफेस होती है जनरली ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यूज्ड टू कैरी वाटर और एनी अदर फ्लूइड। अब ये कंडुइट्स जो है वो क्या हो सकते हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो आप यूज करते हैं वो क्या हम यूज करते हैं, हम सर्कुलर जो है वो यूज करते हैं। When the pipe is running full, the flow is under pressure. और यूजुअली जब ये फुली जो है इसके अंदर हमारा फ्लूइड जो है वो किसी पाइप के अंदर अगर फुली जो है वो उसके पूरे क्रॉस सेक्शन को उसने कवर किया हो, तो हम क्या कहते हैं कि ये फ्लो जो है किस क्या है, वो है अंडर प्रेशर। And if the pipe is not running full, as in the case of sewer pipes or culverts, it's etc, the flow is not under the pressure.
तो अगर तो किसी भी कंडुइट का पूरी तरह से क्रॉस सेक्शन फ्लूइड ने कवर किया हो तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है, प्रेशर फ्लो। लेकिन अगर जो है वो पूरी तरह से फ्लूइड ने किसी भी कंडुइट को कवर नहीं किया हुआ तो हम उसको प्रेशर फ्लो जो है वो नहीं कहेंगे, या जरूरी नहीं है कि वहां पे जो है फ्लो अंडर प्रेशर हो, वहां पे फ्लो जो है वो अंडर ग्रेविटी भी हो सकता है। जैसे जो है इसकी मिसाल दी गई है सीवर पाइप्स और जो है वो कलवर्ट्स। कलवर्ट्स का आइडिया है क्या होता है? नो सर। सर पुलियां। पुलियां? पुलियां क्या होती हैं? सर किसी बच्चे स्मॉल को पुल आइडिया? जैसे होते हैं, स्मॉल पुल सर जैसे होते हैं। नहीं, सर ये कलवर्ट्स इंटरनल एक्चुअली टाइप होती है सर, जहाँ से वाटर फ्लो करता है सर। यूजुअली जो अब हमारी हम रोड्स बनती है ना, तो रोड्स के नीचे से क्या होता है कि पानी ने जो है अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ जो है वो गुजरना होता है, लेकिन बीच में क्या आ जाती है, रोड हो जाती है। अब उस पानी को क्रॉस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटे जो है वो शेप जो है यूजुअली क्या वो हमारे पास रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जो है वो क्रॉस सेक्शन की एक छोटी सी, समझ लें कि टनल टाइप जो है वो हम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कलवर्ट। ठीक है, तो कलवर्ट एक्चुअली क्या करती है कि रोड के नीचे से जो है वो पानी, समझ लें कि क्रॉस करने के लिए हम स्मॉल जो है वो बॉक्स टाइप जो है वो कलवर्ट बनाते हैं। तो ऊपर से जो है वो ट्रैफिक गुजरती रहती है और नीचे से जो है वो अगर कोई पानी ने क्रॉस करना हो एक साइड से दूसरी साइड पे तो वो जो है वो क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कलवर्ट। ये हो सकता है आगे आप आके जो है वो डिटेल में भी पढ़ें फिर। ठीक है, तो ये कलवर्ट जब हमारे पास जिन सीजन में जो है फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो ये कलवर्ट जो है वो फुली, इसमें जो है वो वाटर फिल होता है। और यूजुअली जो है वो आम हालात में क्या होता है कि फ्लो बहुत कम होता है, तो ये फुली जो है वो फिल नहीं होती। तो जब ये फुली फिल नहीं होती तो फ्लो यूजुअली क्या होता है, अंडर ग्रेविटी होता है। लेकिन अगर जो है वो फुली ये फिल होगा पूरा क्रॉस सेक्शन, हम कहेंगे फ्लो जो है वो क्या है, अंडर। तो अगर ये फुली फिल ना हो, यानी जो है वो पूरी तरह जो है वो क्रॉस सेक्शन जो है वो उसने कवर ना किया हो किसी भी लिक्विड ने, तो हम क्या कहते हैं कि ये फ्लो अंडर प्रेशर नहीं है। और उस केस में क्या होता है, इन सच अ केस दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट्स इनसाइड द पाइप वी विल डिस्कस द फ्लो ऑफ पाइप अंडर प्रेशर ओनली। तो अगर जो है वो पाइप का क्रॉस सेक्शन फुली लिक्विड से फिल ना हो तो क्या होता है कि लिक्विड जो है अपने इमीडिएट जो एटमॉस्फेयर है यानी पाइप का, उससे जो है उसका इंटरेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी डिस्कशन है आज की जो इस लेक्चर की, वो क्या है, वो फ्लो अंडर प्रेशर, यानी कि कोई भी लिक्विड है उसने फुली तरह से जो है वो क्रॉस सेक्शन या पूरी तरह से जो उसका पैरामीटर या डायमीटर जो है वो किसी कंडुइट का कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो है वो दो डिफरेंट सेक्शन के कंडुइट्स हैं, एक सर्कुलर है और एक जो है वो ये थोड़ा सा ट्रेपेजॉइडल और जो है वो सेमी सर्कुलर जो है वो इसकी मिक्स्ड एक शेप है। तो ये दोनों हैं एक्चुअली क्या है, कंडुइट्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो जो है वो पूरी अपना जो है वो क्रॉस सेक्शन को जो है वो चल रहा है। अच्छा, इसमें जब हम पाइप फ्लो की बात करते हैं या हम जो है वो किसी चैनल सेक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो है वो इसका एक जो है वो डायमेंशन आती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस एक्चुअली क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस जो है वो एक रेशो होती है, और यूजुअली जो ये रेशो होती है किसकी होती है, ये होती है वेटेड एरिया ओवर वेटेड पेरीमीटर। अब वेटेड एरिया का क्या मतलब है कि जितना भी एरिया हमारे पास किसी भी कंडुइट का या पाइप का जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो फ्लूइड ने कवर किया हो वो क्या है, वो है वेटेड एरिया। ठीक है, और रेशो किसके डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है कि हमारी जो आउटसाइड की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्क्वायर मीटर में या फीट स्क्वायर में या इंच स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर में डिवाइडेड बाय उसका पैरामीटर। अब पैरामीटर का डायमेंशन कौन सी होती है, वो होती है लेंथ की, या होती है फिट, या होती है मीटर, या होती है सेंटीमीटर, या होती है इंच, या होती है मिलीमीटर, कुछ भी जो है वो हो सकती है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर, इसकी जो रेशियो होती है इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक रेडियस। अब पाइप फ्लो में जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस किसके बराबर होता है, अब हाइड्रोलिक रेडियस जैसे कि हमने जो है वो सर्कुलर पाइप के केस में अब ये हमने देखा कि ये रेट होती है रेशो एरिया ओवर पेरीमीटर की।
तो जब सर्कुलर पाइप होगा या सर्कुलर कंडुइट होगा तो उसमें एरिया आपको पता है कि बराबर होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर के, या जो है वो पाई बाई 4 डी स्क्वायर के, ये दोनों एरिया होते हैं हमारे पास। और जो पैरामीटर बराबर होता है वो होता है एक्चुअली सरकमफ्रेंस के। सरकमफ्रेंस बराबर होती है 2 पाई आर। ये आपने जो है वो मैट्रिक एफएससीज में जो है वो शेप्स में डिस्कशन की होगी, उसमें आपने सरकमफ्रेंस जो है वो डिस्कस की होगी। तो सरकमफ्रेंस क्या है कि ओवरऑल जो बाहर बाहर से जो है उसका पेरीमीटर है, तो वो बराबर होता है 2 पाई आर के। तो पाई आर स्क्वायर को जब आप 2 पाई आर से डिवाइड, हमारे पास जो है वो आंसर आता है डी बाई 4। यानी कि जो अगर हम 4 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो डी बराबर होता है 4 इंटू आर एच के। तो किसी भी पाइप का जो हमारे पास जो सर्कुलर डायमीटर है वो किसके बराबर होता है, वो 4 टाइम्स हाइड्रोलिक रेडियस के बराबर होता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे अब जो है वो हमने एक बात की थी चैनल फ्लो में या पाइप फ्लो में, जो है वो हेड की बात की थी। इस चीज को कहते हैं हेड, एक्चुअली होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई भी जब हम चैनल में कोई चीज फ्लो कर रही है या पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें एक्चुअली डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती हैं। वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, वो हमारे पास जो है वो प्रेशर एनर्जी भी होती है। इन एनर्जीज को इन द फॉर्म ऑफ हेड हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटल हेड। ये हमने जो है वो पढ़ा था कि टोटल हेड जो है वो किसी भी दो क्रॉस सेक्शन में जो है वो कांस्टेंट होता है। इसको जो है वो बर्नौलीज का थ्योरम भी कहते हैं और बर्नौलीज का प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ये आप सामने जो अपने इक्वेशन देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये किसकी इक्वेशन है, ये बर्नौलीज की इक्वेशन है कि उसने हमें बताया था कि ओवरऑल जो हेड है बिटवीन द टू सेक्शन वो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जब हम रियल फ्लूइड के केस में डिस्कस करेंगे तो रियल फ्लूइड में के केस में क्या होता है, क्योंकि उसको रियल फ्लूइड में की एक सर्टेन विस्कोसिटी होती है, जब वो किसी लेंथ सर्टेन लेंथ के अंदर जो है वो ट्रेवल करता है तो उसमें जो है वो हमारे पास उसको उसकी एनर्जी में जो है वो उसकी एनर्जी में कमी क्यों आती है, क्योंकि रियल फ्लूइड को फ्रिक्शन ऑफर होती है। तो एक जो हमारे पास होता है उसको कहते हैं हेड लॉस। तो हेड लॉस जो है वो दूसरे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के दरमियान होता है। तो अगर तो हमारे पास आइडियल फ्लूइड होगा तो ये हेड लॉस नहीं होगा। अगर हम रियल फ्लूइड की बात करेंगे तो हमारे पास एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के दरमियान क्या होगा, हेड लॉस हो जाएगा। तो हेड होता क्या है, एक्चुअली एनर्जीज को हम इन द फॉर्म ऑफ हेड जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो है वो तीन हेड्स आ रहे हैं, आपको पता है। एक हमारे पास प्रेशर हेड है, एक एलिवेशन हेड है और एक जो है वो हमारे पास वेलोसिटी हेड है। तो जो टोटल हेड हमारे पास बराबर होता है वो होता है किसी भी जगह पे वो बराबर होता है पी ओवर गैमा प्लस जी प्लस वी स्क्वायर ओवर 2g। ये हम जो है वो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये जो हेड्स हैं इनको हम जो है किसी भी पाइपलाइन के ऊपर या किसी भी चैनल के ऊपर जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो जो है वो कर सकते हैं। मुझे होल्ड कीजिएगा, मुझे एक ज़रा कॉल आ रही है, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ लेक्चर।
जी बच्चों, आवाज आ रही है? कंटिन्यू करें। जी सर। यस अच्छा सर। अच्छा, हम जो है वो फ्लूइड एनर्जीज की बात कर रहे थे या हेड की बात कर रहे थे। तो आपको जो है वो टोटल हेड जैसे बता दिया गया है कि भाई टोटल हेड या टोटल एनर्जी जो है बराबर होती है पोटेंशियल हेड के, काइनेटिक हेड के, और जो है वो प्रेशर हेड के बराबर होती है। तो अब ये जो एनर्जीज हैं किसी भी पाइप या चैनल के ऊपर अगर आप जो है वो इसको एक लाइन से शो करें तो वो क्या हो जाएगी, इसकी ग्राफिकल जो है वो प्रेजेंटेशन हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो है उसमें एक होता है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होती है? इफ द प्रेशर ऑफ द लिक्विड flowing in a pipe be plotted as the vertical ordinates on the center line of the pipe, then the line joining the tops of such ordinate is known as hydraulic grade line। ठीक हो गया। और हम इसकी एनर्जी ग्रेड लाइन की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको जो है बताता हूँ ये एक्चुअली क्या। इफ द सम ऑफ द प्रेशर हेड्स एंड द वेलोसिटी हेड ऑफ अ लिक्विड flowing in a pipe be plotted as a vertical ordinate on the center line of the pipe, then the line joining the tops of such ordinate is known as energy grade line or total energy line। तो जी ये आपको एक मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखें, आपको जो है वो एक पाइप नजर आ रहा होगा। तो आप जो है उसको आइदर डायरेक्शन में जो है फ्लो को कंसीडर कर सकते हैं, इस तरफ से भी हो रहा है या जो है वो इस तरफ से हो रहा है। इन आइदर के बहरहाल जो भी है, हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि सबसे पहले ग्रेड लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होती है। तो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होती है? एक्चुअली वो लाइन होती है जो हमारे पास प्रेशर हेड और जो है वो एलिवेशन जो है वो कम्बिनेशन एलिवेशन या पोटेंशियल हेड होता है। इसको जो है वो आप ये किसी सर्टेन डेटम से भी ऊपर हो सकता है, या जो है वो अगर आप इसका जो है वो डेटम को आप जो है वो पाइपलाइन के सेंटर में रखें तो ये जो है वो उस टाइम जो है वो जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअली जो हमारे पास किसी भी पाइप के ऊपर जो हमारे पास प्रेशर हेड है, तो ये हमारे पास थ्रू आउट द लेंथ अब ये प्रेशर हेड जो है डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, फर्ज किया इस जगह इतना प्रेशर हेड है, इस जगह पे इतना प्रेशर हेड है, इस पे इतना प्रेशर हेड है, इतना है, इतना है, इतना है। अब हर जगह के प्रेशर हेड को अगर हम जो है वो एक डॉट से यहाँ पे मेंशन कर लें और फिर उन डॉट्स को आपस में जोड़ लें तो हमारे पास जो है वो एक लाइन आ जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। ये बात समझ आई है? सर एक सवाल करूं? हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन की समझ आई है? पहले मुझे ये बताएं। नहीं, जी सर आ गई है। ये सर पॉइंट्स जो है पाइप के जो पॉइंट्स हैं उनके डिफरेंट पॉइंट्स पे जो एक्चुअली प्रेशर हेड को शो कर रहा है, यानी प्रेशर एनर्जी जो डिफरेंट पॉइंट्स पे हमारे पास आ रही है उनको अगर हम जो है वो पॉइंट्स लगा लें, उन पॉइंट्स को एक हम आपस में जोड़ लें तो एक लाइन हमारे पास अकर हो जाएगी। वो लाइन क्या होगी? वो हो जाएगी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। इसी तरह अगर हम जो है वो प्रेशर हेड में वेलोसिटी हेड भी ऐड कर दें और फिर हम जो है वो पाइप के ऊपर डिफरेंट जो है पॉइंट्स लगाएं, उन पॉइंट्स को आपस में जोड़ लें तो हमारे पास जो आ जाएगी उसे हम कहेंगे एनर्जी ग्रेड लाइन या टोटल एनर्जी लाइन। तो टोटल एनर्जी उसको यूं इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें जितनी भी सारी एनर्जीज हैं या जितने भी हेड्स हैं एनर्जीज के, वो सारे जो है एड अप हो गए, एलिवेशन हेड, प्रेशर हेड और जो है वो वेलोसिटी हेड। तो ये टॉप की जो लाइन है ये है एनर्जी ग्रेड लाइन, या इसको जो है वो आप टोटल एनर्जी लाइन भी कहते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास टोटल एनर्जी में से अगर वेलोसिटी हेड को माइनस कर दें तो ये हमारे पास जो लाइन बनती है ये बनती है हाइड्रोलिक ग्रेड। था क्या पूछ रहे थे? सर हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है बिल्कुल जैसे एनर्जी ग्रेड लाइन है अगर देखिए वो तो प्रेशर। वो कुछ भी हो सकता, हाँ देखिए ना, प्रेशर तो वेरी कर सकता है, प्रेशर में सेम तो नहीं रहना। जी सर। ठीक है, देखिए जैसे हमने बात की थी ना कि जैसे अब ये देखें आप इसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। तो मैंने एक लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अब ये जो अब टोटल एनर्जी ने तो सेम रहना है लेकिन इंडिविजुअल हेड या एनर्जी तो चेंज हो सकती है ना। अब जैसे इसका ये देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये बढ़ गया है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तो क्या होता है कि वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है क्योंकि क्यू बराबर होता है ए इंटू वी के। तो जाहिर बात है जी अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, या वेलोसिटी कम होगा तो जाहिर बात है एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। तो आइदर केस हो सकता है।
तो अगर जो है वो हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी जो है वो ज्यादा हो सकती है। लेकिन फिलहाल हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन को डिस्कस कर रहे हैं। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, थोड़ी ऐसे ऊपर नीचे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये जो है वो एक जैसी होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि पाइप में जो है वो ओवरऑल प्रेशर हेड कितना, वेलोसिटी हेड कितना है। समझ आ रही है मेरी बात की? जी सर, आ गई है, थैंक यू। हाँ, अब हर पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास प्रेशर हेड होगा और हर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी हेड होगा, वो जो है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट आ सकते हैं। तो हम उनको पॉइंट्स को जब आपस में एक लाइन से जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगी, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन या जो है वो एनर्जी लाइन। अगर मेरे पास कोई और डायग्राम हो तो मैं दिखा सकूं, मेरे पास कोई और है, मैं इसकी कोई और मेरे पास डायग्राम हुई तो मैं और भी आपसे वो शेयर कर दूंगा। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि दो चीजें होती हैं, एक होती है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और एक होती है एनर्जी लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एक्चुअली हमारे पास प्रेशर हेड को शो करती है, और जो हमारे पास एनर्जी ग्रेड लाइन है वो प्रेशर हेड प्लस जो है वो वेलोसिटी हेड को शो करती है। यहां तक ओके है? यस सर। ठीक हो yes गया। sir अच्छा, अब हमने डिस्कस करना है लॉस ऑफ हेड इन पाइप्स। अगर आप देखें तो ऊपर ये जो बर्नौलीज की इक्वेशन थी, इसमें एक आपको ये चीज नजर आ रही है जो HL लिखा हुआ है, ये क्या होता है, हेड लॉस। देखा हुआ है ना, ये हेड लॉस हमने डिस्कशन की हुई है ना पहले। जी सर। जब बेटा हम रियल फ्लूइड की बात करते हैं तो रियल फ्लूइड में क्या होता है कि जो टोटल हमारे पास प्रेशर हेड, हमारे पास डेटम हेड और जो वेलोसिटी हेड होती है वो सेक्शन 2 के प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड और वेलोसिटी हेड के बराबर नहीं आ रही होती, बल्कि जो सेक्शन 2 पे हमारे पास जो प्रेशर हेड, एलिवेशन हेड और वेलोसिटी हेड है वो थोड़ी सी वैल्यू कम होती है। वो वैल्यू किस अमाउंट से कम होती है? वो अमाउंट होती है हेड लॉस से। हेड लॉस का क्या मतलब है? हेड का क्या मतलब है कि मैंने आपको सिंपली बता दिया कि हेड रेफर करता है किसी एनर्जी को। ठीक है, कि एनर्जी को जब हम इन टर्म्स ऑफ जो है एलिवेशन जब डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, हेड बन जाता है। अब जो सेक्शन 1 पे हमारे पास एनर्जी थी उतनी सेक्शन 2 पे नहीं थी, बल्कि उसमें थोड़ी सी जो है वो कमी आ गई, जिसे हम कहते हैं हेड लॉस। ये हेड लॉस क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास रियल फ्लूइड्स होते हैं, रियल फ्लूइड्स की सर्टेन विस्कोसिटी होती है। जब हमारे पास जो है वो कोई फ्लूइड एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ ट्रेवल करता है तो उसको क्या करता है, उसको जो है वो हमारे पास फ्रिक्शन जो है वो ऑफर होती है, या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर होती है। जब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर होती है तो हमारे पास जो एनर्जी होती है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, और उस एनर्जी जो है वो कमी आई है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेड लॉस। तो ये जो है हेड लॉस या लॉस ऑफ हेड इन पाइप्स जो HL है, उसको हम जो है वो डिस्कस करें डिटेल से कि वो क्या होती है। So when the water is flowing in a pipe, it experiences some resistance to its motion, whose effect is to reduce the velocity and ultimate the available head. तो जब भी क्या है कि कोई फ्लूइड, पानी जो फ्लूइड किसी पाइप में फ्लो कर रहा है या वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसको क्या होगा, उसको जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर होगी। इस रेजिस्टेंस से क्या होगा कि हमारे पास जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसमें जो है वो कमी आ जाएगी, या जो आप कह लेंगे काइनेटिक एनर्जी है उसमें कमी आ जाएगी। तो वेलोसिटी में अगर कमी आएगी तो अल्टीमेट जो है वो क्या होगा कि वेलोसिटी हेड में कमी आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी हेड बराबर होता है v²/2g के। अगर हमारे पास वेलोसिटी में कमी आएगी तो क्या मतलब है कि वेलोसिटी हेड जो है वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो ओवरऑल जो है वेलोसिटी हेड में कमी आ जाएगी। Though there are many types of losses, yet the major loss is due to frictional resistance of the pipe only. तो अब ये जो हेड लॉस है वो कह रहा है कि हेड लॉस जो है डिपेंड सिर्फ ये है कि पाइप की फ्रिक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता, बल्कि अदर फैक्टर्स पे भी जो है ये हेड लॉस जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन जो मेजर हमारे पास हेड लॉस में आती है कमी, वो आती है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से। अब ये जो है वो हेड लॉस जो है वो कौन कौन से होते हैं, या जो है पाइप फ्रिक्शन के अलावा कौन से हेड लॉस है, इसको हम आगे जाके जो है वो देखते हैं। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द इनसाइड सरफेस। अब ये कि उसको कितनी फ्रिक्शन ऑफर होगी या वेलोसिटी हेड, ये टोटल एनर्जी में कितनी कमी आएगी, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो पाइप का इनसाइड सरफेस है वो
हमारे पास जो है वो कितना स्मूथ है या कितना जो है वो रफ है। तो एवरेज हाइट ऑफ रफनेस प्रोजेक्शन जो होती है या जो उसकी जो सतह होती है उसमें उसकी रफनेस की कितनी एक्चुअली जो हाइट है उस पर डिपेंड करती है कि हमारे पास हेड लॉस जो है वो कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा। सो इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट मोर द रफनेस ऑफ पाइप ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस। अब ये तो आप जाहिर बात है कि फ्रिक्शन जितनी ज्यादा होगी ओवरऑल जो है हमारे पास हेड में उतनी ज्यादा कमी आ जाएगी। This friction is known as fluid friction and the resistance is known as frictional resistance। तो जो फ्लूइड को जो फ्रिक्शन ऑफर हो रही है आप उसको फ्लूइड फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, और जो उसको फ्रिक्शन ऑफर हो रही है वो रेजिस्टेंस की वजह से ऑफर हो रही है उसको आप जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास ओवरऑल जो लॉसेज हैं जो हम लिखा था या हेड लॉस लिखा था एक्चुअली वो बराबर किसके होते हैं, वो जो है वो दो लॉसेज के बराबर होते हैं। So fluid losses have losses due to friction in the pipe and the minor losses associated with the T's, elbows and valves। अब आपको पता है कि हमेशा जो है वो पाइप अकेला जो है वो यूज नहीं होता, पाइप को आपस में कनेक्ट करने के लिए या उसको बैंड देने के लिए या अपनी मर्जी से मोड़ने के लिए हमें जो है वो उसको जोड़ना पड़ता है। कहीं पे जो है वो एल्बो देनी पड़ती है, कहीं पे बैंड देना पड़ता है, कहीं पे जो है वो डिस्चार्ज कम या ज्यादा करने के लिए वॉल्व जो है वो देना पड़ता है। तो इनकी वजह से भी जो है वो हमारे पास कमी आती है। तो दो चीजों की वजह से हेड लॉस होता है, एक तो पाइप के अंदर जो इंटरनल उसकी फ्रिक्शन है, सेकेंडली जो हम इसके साथ जो पाइप के साथ कनेक्शंस अटैच करते हैं उसकी वजह से भी हेड लॉस होता है। तो हेड लॉस जो है टोटल HL वो किसके बराबर है, वो बराबर होता है फ्रिक्शनल हेड लॉस जो पाइप की सरफेस की वजह से फ्रिक्शन हो रही है, और सेकेंडली जो है वो माइनर हेड लॉस उसकी वजह से हो रही है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम जो है अब ये दो लॉसेज हो गए, एक फ्रिक्शनल लॉस हेड लॉस जिसको हम मेजर लॉस कहते हैं, और एक जो है वो हमारे पास पाइप के कनेक्शंस की वजह से या बैंड्स की वजह से जो लॉसेज होते हैं जिनको हम कहते हैं माइनर लॉस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेजर लॉस। तो मेजर लॉस जैसे मैंने आपको पहले बता दिया ये क्या है कि पाइप के इंटरनल जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो हमारे पास टोटल एनर्जी या जो है वो वेलोसिटी हेड में जो हमारे पास कमी आ रही है उसको हम कह रहे हैं हेड लॉस या मेजर हेड लॉस। तो इसको HF से भी शो करते हैं। HF का क्या मतलब, स्मॉल f का क्या मतलब कि फ्रिक्शनल लॉस है। तो पाइप जब एक सेक्शन से दूसरी सेक्शन की तरफ विद इन सर्टेन लेंथ जो ट्रेवल करती है जो उसको फ्रिक्शन ऑफर होती है और उसके हेड में कमी आती है उसको हम कह रहे हैं फ्रिक्शनल लॉस या मेजर लॉस। तो in a horizontal pipe of diameter d carrying a steady flow there will be a head loss in length L of the pipe। HF is equal to FLV square over 2GD। This equation is known as Darcy-Weisbach equation in which F is the friction factor। तो बेटा ये हमारे पास जो फ्रिक्शन अब हेड लॉस होगा ड्यू टू फ्रिक्शन वो कितना होगा, उसकी अमाउंट कितनी होगी, उसके लिए हमारे पास एक सर्टेन फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं डार्सी-विस्बैच इक्वेशन। यहाँ पे आपको जो है वो इसको ड्राइव करना जो है वो आपको नहीं बताया जाएगा, या आप कह लें कि आउट ऑफ स्कोप है फिलहाल आपके लिए जो है वो इसका। जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो एक डायमेंशनल एनालिसिस का जो है पूरा एक तरीका होता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस ये इक्वेशन जो है वो प्रूव होती है। तो फिलहाल वो आउट ऑफ स्कोप है, आपके जो है सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो फिलहाल आपने सिर्फ इतनी ही इक्वेशन याद रखनी कि हेड FLV/2GD, ठीक है। So it should be noted that F is dimensionless and the value is not constant। अब ये हम इसमें जो है इंडिविजुअल देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। जो स्मॉल f है ये एक्चुअली होता है फ्रिक्शन फैक्टर, यानी जो पाइप की रफनेस है उसके मुताबिक जो है वो इसकी वैल्यू होती है फ्रिक्शनल फैक्टर की। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन से, यानी पाइप के फ्रिक्शन जितनी ज्यादा होगी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और हमारे पास हेड लॉस इतना ज्यादा आएगा। अब पानी जो है वो एक या फ्लूइड जो है वो एक सेक्शन की तरफ ट्रेवल करता है तो जाहिर बात है उस पाइप की सर्टेन लेंथ होगी, तो वो लेंथ जो है वो यहाँ पे हम उसको कैपिटल L से शो करते हैं। फिर उसके अंदर जो उसकी वेलोसिटी होगी तो ये क्या है वो बराबर V स्क्वायर के। तो यानी हमारे पास जो है वो हेड लॉस बराबर या हेड लॉस जो है वो प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और डिवाइडेड बाय D इंटू G। तो D जो है वो डायमीटर ऑफ द पाइप या कंडुइट है, और जो है G हमारे पास आपको पता है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो ये जो इसका यूनिट है, क्योंकि हेड का हमारे पास
यूनिट जो है वो या डायमेंशन मीटर या फिट में होती है, तो इस तरह जो है वो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, इसकी भी जो डायमेंशन है वो मीटर या फिट में आ जाएगी। और इसमें जो है वो हर चीज की सर्टेन डायमेंशन है, लेंथ की आपको डायमेंशन पता है, और जो है वो डायमीटर की डायमेंशन पता है, जी की डायमेंशन पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फीट पर स्क्वायर। इस तरह वेलोसिटी जो है वो कितनी होती है, मीटर पर सेकंड या फीट पर सेकंड। लेकिन सिंपल जो ये एफ है, ये क्या है, क्योंकि फ्रिक्शन फैक्टर है और कोई भी फैक्टर होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता, तो ये डायमेंशनलेस है। अब आते हैं हम सेकंड लॉस की तरफ, जिसे हम कहते हैं माइनर लॉस, जिसे हमने एच एम से शो किया था। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है वो दो लॉसेज हैं, एक एच एफ है और एक जो है वो एच एम है, और टोटल जो है वो ये बराबर है एच एल के। तो इसमें जो माइनर लॉसेज हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, माइनर लॉसेज क्यों होते हैं, क्योंकि हम पाइप के अंदर हमने सर्टेन कनेक्शंस देने होते हैं, हमने पाइप को बेंड करना होता है, हमने पाइप के अंदर जो है वो वॉल्व्स प्रोवाइड करने होते हैं ओपन या जो है वो क्लोज करने के लिए फ्लो को। सो इन एडिशन टू हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज always other head loss. These losses are usually known as minor losses. ठीक है? In case of long pipeline, the minor losses may be negligible compared to the friction loss. However, in case of short pipeline, their contribution may be significant. These are the losses due to pipe fitting, due to sudden enlargement, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यू टू बेंड्स। तो ये हमारे पास जो है वो एक मेजर लॉसेज होती है। मेजर लॉसेज क्या होते हैं, विद इन सर्टेन लेंथ ऑफ द पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन। और जो माइनर लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं, पाइप के अंदर जो भी हम बेंड्स या कनेक्शन लेते हैं उनकी वजह से माइनर लॉसेज होते हैं। अब अगर जो पाइप की लेंथ वो बहुत ज्यादा हो, तो लॉन्ग लेंथ ऑफ पाइप में हम क्या करते हैं कि माइनर लॉसेस को आमतौर पे निगलेक्ट कर लेते हैं, और मेजर लॉसेस को ही हम क्या कहते हैं, वो हेड लॉस के बराबर है। लेकिन अगर पाइप की लेंथ जो है वो काफी स्मॉल हो, या ओवरऑल पाइप नेटवर्क जो है हमारे पास, उसमें जो है वो पाइप की लेंथ जो है वो स्मॉल हो और कनेक्शंस जो है वो ज्यादा हो या बैंड ज्यादा हो, तो हम जो है वो उस टाइम माइनर लॉसेस को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम देख सकते हैं कि ये जो है वो सर्टन हमारे पास पाइप के अंदर कनेक्शंस होते हैं जो हम आमतौर पे अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हम यूज करते हैं। तो इनकी वजह से भी क्या होता है, हमारे पास माइनर लॉसेस जो है वो अकर होते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली सिर्फ जो है वो आपको कनेक्शंस दिखाए गए हैं। कनेक्शंस के अलावा हमारे पास आमतौर पे बैंड्स भी होते हैं, यानी पाइप जो है फर्ज किया एक चल रही है, उसको हमने 45 डिग्री पे मोड़ना है, या जो है उसको हमने जो है वो 90 डिग्री पे मोड़ना है, तब जो बैंड आएगा उसकी वजह से भी लॉस आएगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात क्या होता है, पाइप का क्रॉस सेक्शन जो है वो कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे जो है वो हम कम कर देते हैं। जो क्रॉस सेक्शन जो है वो अचानक कम या ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी जो है वो ओवरऑल जो है वो एनर्जी में कमी आती है, तो वो भी जो है वो माइनर लॉसेस में आता है। इसके बाद जो है वो हमने जो है वो पाइप फ्लो का एनालिसिस करना है। तो पाइप में आपने देख लिया कि जो है वो पाइप होता क्या है, पाइप फ्लो क्या होता है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ओवरऑल जो एनर्जीज हैं वो क्या होती है, एनर्जी ग्रेड लाइन क्या होती है, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होती है, और जो है वो पाइप फ्लो के अंदर जो है वो लॉसेस कौन कौन से होते हैं। अब इन सब चीज़ों को कंसीडर करके जो है वो हमने पाइप फ्लो का एनालिसिस करना है। तो पाइप फ्लो एनालिसिस में दो चीजें होती हैं, या जो है वो पाइप्स इन सीरीज होती हैं, जो है या जो है वो पाइप्स इन पैरेलल होते हैं। पाइप इन सीरीज का क्या मतलब है कि अगर जो है वो हम डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के पाइप को आपस में जो है वो जोड़ते जाएं, तो वो पाइप्स क्या बन जाती हैं, पाइप्स इन सीरीज बन जाती हैं। तो उसमें जो है वो हमारे पास ओवरऑल जो डिस्चार्ज है वो किसके बराबर होता है, Q बराबर होता है Q1 के, Q2 के और Q3 के। क्योंकि आपको पता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3। तो इसका मतलब है कि जो जितना डिस्चार्ज पाइप नंबर 1 में होगा उतना ही डिस्चार्ज पाइप नंबर 2 में होगा, उतना ही डिस्चार्ज है पाइप नंबर 3 में होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये पाइप्स आपस में जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो यह है कि इनकी जो है वो लेंथ भी डिफरेंट है और उनकी क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट है। तो ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पे हेड लॉस होगा बिटवीन द टू सेक्शन, वो हेड लॉस बराबर होगा हेड लॉस इन पाइप 1, हेड लॉस इन पाइप 2 एंड हेड लॉस इन पाइप 3। तो ये हमारे पास एक असूल है पाइप इन सीरीज का कि जब हमारे पास डिफरेंट पाइप डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के और डिफरेंट लेंथ के पाइप आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो, तो उसमें जो हेड लॉस होता है वो जो है वो टोटल जो है वो हेड लॉस हर पाइप के हेड लॉस के बराबर होता है। जबकि हमारे पास जब पाइप इन पैरेलल होती हैं तो उसमें जो है वो हम जंक्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक जंक्शन है ए और एक जंक्शन है बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लो होगा वो टोटल डिस्चार्ज बराबर होगा डिस्चार्ज इन पाइप 1, डिस्चार्ज इन पाइप 2 एंड डिस्चार्ज इन पाइप
लेकिन जो हेड लॉस है, हेड लॉस हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल जो हेड लॉस है उसके बराबर होगा, यानी जो टोटल हेड लॉस है वो हेड लॉस इन पाइप 1 के बराबर भी होगा, और हेड टोटल हेड लॉस जो है वो क्या होगा, हेड लॉस इन पाइप 2, और जो टोटल हेड लॉस है वो है हेड लॉस इन पाइप 3। तो ये जो पाइप इन पैरेलल का केस है ये रिवर्स है पाइप इन सीरीज के। पाइप इन सीरीज में आपने क्या देखा कि Q बराबर था Q1 Q2 और Q3 के, ठीक है, जबकि हेड लॉस बराबर था HL1 प्लस HL2 प्लस HL3। जबकि इन पैरेलल पाइप के केस में क्या था कि डिस्चार्ज बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस 3, और जो हेड लॉस बराबर है वो है HL1 इज इक्वल टू HL2 इज इक्वल टू HL3। क्योंकि ये सारे जो है वो आपस में क्या है कि ये आपस में कनेक्ट नहीं है, बल्कि ये किसी एक जंक्शन के साथ कनेक्ट है। तो जब ये जंक्शन के साथ कनेक्ट होंगे तो इनका क्या होगा कि जो ओवरऑल जो हेड लॉस है वो किसी एक पाइप के जो है वो हेड लॉस के इक्विवेलेंट आएगा। अब आमतौर पे आपको पता है कि हमारे पास कोई भी सिंपल एक पाइपलाइन नहीं होती, बल्कि जब हम किसी भी आमतौर पे जैसे किसी भी हम कॉलोनी की बात करते हैं या किसी भी हम टाउन की बात करते हैं या किसी सिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पूरा जो है पाइप का एक नेटवर्क होता है। तो पाइप जो है वाटर सप्लाई के लिए भी यूज होते हैं, और जो है वो पाइप जो है वहाँ या सीवेज ड्रेनेज के लिए भी हमारे पास वहां से यूज होते हैं। तो ये आमतौर पे सिर्फ एक सिंगल पाइप नहीं होता, बल्कि पाइप का जो है वो पूरा एक नेटवर्क होता है। सो इन म्यूनिसिपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स पाइप आर फ्रीक्वेंटली इंटरकनेक्टेड सो दैट द फ्लो टू अ गिवन आउटलेट मे कम बाय सेवरल डिफरेंट पाथ। अब ये जो हमारे पास आउटफ्लो हो रहे हैं डिफरेंट जगहों से, ये क्या है कि ये डिफरेंट पाथ से आ रहे हैं, लेकिन पानी कौन सा पानी जो है वो किस तरफ ट्रेवल कर रहा है ये हमें अब जो है फिलहाल नहीं पता। तो कह रहा है कि जब पाइप का नेटवर्क होता है, एज अ रिजल्ट वी ऑफन कैन नॉट टेल बाय इंस्पेक्शन व्हिच वे द फ्लो ट्रेवल एज इन nevertheless the flow in any network how complicated must satisfy the basic relations of continuity and energy as follows। तो वो कह रहा है कि बाज का जो लूप्स होती हैं, जैसे वो कह रहा है कि अब जो है हमारे पास यहाँ पे फ्लो है, फ्लो जो है वो इन पाइप बी ई। अब आप ये नहीं बता सकते कि पाइप यहाँ से बी से ई की तरफ ट्रेवल कर रहा है या ई से बी की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे जो है जो पाइप का नेटवर्क होता है उसमें ओवरऑल जो है डायरेक्शन बताना मुश्किल होता है, लेकिन वो कहता है नेवर डायरेक्शन जो भी हो, पाइप नेटवर्क में फ्लो को क्या करना चाहिए, फ्लो को जो है वो सर्टेन जो हमारे पास हेड के और जो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के असूल है उनको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास पाइप नेटवर्क आ रहा है इसमें जो फ्लो आ रहा है उस फ्लो को क्या करना पड़ेगा, इस फ्लो को जो है हमारे पास सर्टेन एक रूल्स हैं, ठीक है, ये बेसिक रिलेशंस हैं जो कॉन्टिन्यूटी के और जो है वो एनर्जी के हैं, वो जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। वो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। चार्ज जो है वो हमेशा कभी चेंज नहीं होता, जो एक जगह पे डिस्चार्ज होगा वही जो है वो दूसरी जगह पे डिस्चार्ज होगा, यानी Q1 बराबर होगा Q2 बराबर होगा Q3 बराबर होगा Q4। इसी तरह जो है वो एनर्जी में क्या होता है, द फ्लो इन ईच पाइप मस्ट सैटिस्फाई द पाइप फ्रिक्शन लॉस फॉर फ्लो इन द सिंगल पाइप एंड द अलजेब्रिक सम ऑफ द हेड लॉसेस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप मस्ट बी जीरो। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो एक तो ये पूरा जो पाइप नेटवर्क है इसमें जो है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है वो फॉलो होगी, यानी जितना यहाँ से डिस्चार्ज एंटर हो रहा है उतना ही जो है टोटल डिस्चार्ज यहाँ से आउट होगा। तो और जितना डिस्चार्ज एक जंक्शन में एंटर हो रहा है उतना ही जो है वो वहां से डिस्चार्ज जो है वो आउटफ्लो होगा। सेकंड क्या है, द फ्लो इन ईच पाइप मस्ट satisfy the pipe friction laws for flow in the single pipe। तो पाइप फ्रिक्शन लॉज हमारे पास क्या है, हमने दो चीजें पढ़ी है, एक जो है वो पाइप इन सीरीज पढ़ी है और एक जो है वो हमने पाइप इन पैरेलल पढ़ी है। तो पाइप इन सीरीज में क्या होगा कि हेड लॉस जो है वो क्या होगा कि टोटल हो जाएगा कि जो पाइप नंबर 1 में हेड लॉस हुआ है, पाइप नंबर 2 में हुआ है और पाइप नंबर 3 में हुआ है, इनके टोटल लॉसेस के बराबर जो है वो पॉइंट नंबर बी पे लॉस होगा। जबकि जब पाइप पैरेलल में होंगी तो हमारे पास जो है वो हेड लॉसेस ऐड अप नहीं होंगे, बल्कि जो है वो टोटल जो हेड लॉस है वो क्या होगा, इंडिविजुअल पाइप के जो हेड लॉसेस हैं उसके इक्वल होंगे। और थर्ड रूल क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द हेड लॉसेस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप मस्ट बी जीरो। आपको फर्क क्या एक नजर आ रही है, एक क्लोज लूप है ए बी ई और दोबारा ए बी ई एक क्लोज लूप है, तो इसके अंदर जो हमारे पास फ्लो करेगा इनका अगर हम अलजेब्रिक सम लें तो यहाँ पे हमारे पास हेड क्लोज लूप के अंदर जो है वो जीरो।
ए से लेके जी के तक के दरमियान टोटल जो है वो क्या है कि हमारे पास हेड लॉस तो होगा या एनर्जी में कमी तो आएगी, लेकिन अगर हम किसी क्लोज लूप की बात करें तो क्लोज लूप में जो है वो हमारे पास उनका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 होगा। ये कुछ सर्टेन असूल हैं जो है पाइप नेटवर्क एनालिसिस में जो है हमारे पास यूज होते हैं। अब पाइप नेटवर्क एनालिसिस में जो एक मेथड है उसका नाम है हार्डी क्रॉस मेथड। उसमें उसकी हम डिटेल में जाते हैं कि पाइप नेटवर्क एनालिसिस इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द पाइप फ्लो रेट्स एंड द प्रेशर हेड एट द आउटफ्लो पॉइंट्स ऑफ द नेटवर्क। तो पाइप एनालिसिस में क्या है कि आपको नजर आ रहा है कि पाइप का जो है वो हमारे पास नेटवर्क है। अब इसका हमने एनालिसिस करना है। उस एनालिसिस में हमारे पास क्या चीजें आती हैं, दो मेन बातें हैं। एक पता चल जाए कि हर पाइप के अंदर कितना फ्लो रेट चल रहा है, क्योंकि एक पूरा नेटवर्क है पाइप का, तो हर इंडिविजुअल पाइप में कितना फ्लो रेट है। सेकंड क्या है कि प्रेशर हेड कितना है एट आउटफ्लो पॉइंट, यानी जो आउटफ्लो के पॉइंट्स आ रहे हैं वहां पे हमारे पास कितना जो है वो प्रेशर हेड होगी। एंड प्रेशर हेड मस्ट सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी एंड एनर्जी इक्वेशन। फ्लो हेड है और जो प्रेशर हेड है, यानी जो एनर्जी की बात कर रहा है, फ्लो रेट की बात कर रहा है, उनको जो है वो क्या फॉलो करने चाहिए, उनको ये जो दो असूल है पहले ये जो है वो फॉलो करने चाहिए। और क्या है, द अर्लियर सिस्टम मेथड ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस हार्डी क्रॉस मेथड एंड इज नोन एज हेड बैलेंस आर क्लोज्ड लूप मेथड। अब ये जो पाइप नेटवर्क एनालिसिस का एक मेथड है, यानी कि हर पाइप में जो है वो कितना डिस्चार्ज होगा और हर पाइप में जो है वो कितना प्रेशर हेड होगा या हेड लॉस कितना होगा, उसके लिए एक मेथड है जो जिसे हम कहते हैं हार्डी क्रॉस मेथड। ये मेथड जो है वो आप अपना एक सब आपका और सब्जेक्ट भी आएगा जिससे जो है वो जो पहले पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से होता था अब जो है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से है, उसमें भी जो है वो आप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें ये स्टडी करेंगे। तो हार्डी क्रॉस मेथड उस मेथड का नाम है। इसमें क्या होता है, इट इज नोन एज द हेड बैलेंस आर क्लोज्ड लूप मेथड। इसमें होता क्या, दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू द सिस्टम इन विच द पाइप्स फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। तो ये मेथड वहां पे अप्लाई होता है जहां पे जो है वो एक क्लोज्ड लूप्स बन रही है। जैसे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे जो है वो डिफरेंट लूप्स बनी हुई है और आपस में जो है सिस्टम क्या है, क्लोज्ड है। The outflows from the system are generally assumed to occur at the node. For a given pipe system, we know that the outflows, the Hardy-Cross method is an iterative procedure based on initially iterated flows in the pipe. तो ये जो हार्डी क्रॉस मेथड है ये एक्चुअली क्या है, ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है। आइटरेटिव प्रोसेस क्या मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं ताकि हम जो है वो अपने एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ जो है वो चले जाएं। तो आइटरेशन वर्ड कभी सुना है आप लोगों ने, आइटरेशन? यस सर, केमिस्ट्री में पढ़ा था। हाँ, ये आइटरेशन आप ना बेशक गूगल पे भी देख लीजिएगा। आइटरेशन का मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस या ऐसा प्रोसीजर जो बार बार जो है रिपीट किया जाता है। क्योंकि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमने जो फाइंड करनी है जो चीज, जैसे हम पाइप नेटवर्क एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या है कि हर पाइप के अंदर अब फ्लो चाहिए और हर पाइप के अंदर जो है वो हमें प्रेशर हेड चाहिए। तो हमें वो एग्जैक्टली नहीं पता, हम क्या करेंगे, हम अंदाजा लगाएंगे कि भाई इस पाइप में फर्स्ट क्या इतना फ्लो है और फिर अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। तो उस कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा कि क्या हमने अपनी वैल्यू अज्यूम की ठीक जो की है वो ठीक थी या नहीं। अगर वो ठीक नहीं की तो उसको ट्रायल के बाद जो है वो हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। करेक्शन के बाद फिर हम दोबारा कैलकुलेशन करेंगे, फिर देखेंगे क्या हमारे पास अब आंसर ठीक आया है या नहीं आया। अगर वो नहीं ठीक आएगा तो फिर हम जो है दोबारा उसमें करेक्शन अप्लाई करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम क्या करते हैं, करेक्शन जो है वो अप्लाई करते जाते हैं हत्ता कि हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है वो आ जाता है। तो हार्डी क्रॉस मेथड क्या है, ये एक है आइटरेटिव, बार बार रिपीट होने वाला जो मेथड है। ये आपको समझ आ जाएगी डिटेल से, हमने जो है उसके प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करनी है। अच्छा, अब ये हार्डी क्रॉस मेथड में होता क्या है, इसका जो प्रोसीजर है इसके जो है वो 5 डिफरेंट स्टेप है। स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है, 4 है एंड जो है वो स्टेप नंबर 5 है। तो मैं जो है वो उसको आपको थोड़ा सा यहाँ से भी आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो, लेकिन जब हम अपना प्रॉब्लम एक सॉल्व करेंगे तब आपको जो है वो समझ आ जाए कि ये स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5 का क्या मतलब है।
तो सबसे पहले जो है वो क्या है, स्टेप नंबर 1 वो कह रहा है बी केयरफुल इंस्पेक्शन अज्यूम द मोस्ट रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटफ्लोज दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले कहते हैं कि किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है वो फॉलो होना चाहिए, यानी कि जितना इनफ्लो हो रहा है उतना ही जो है वो सिस्टम से आउटफ्लो जो है वो होना चाहिए, यानी Q1 बराबर होना चाहिए Q2 के और Q3 के और Q4 के, या A1 V1 बराबर होता है A2 V2 बराबर होता है V3 के। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने जो है वो हर पाइप में जो है वो डिस्चार्ज की कोई सर्टेन वैल्यू अज्यूम करनी है। जब आप डिस्चार्ज की सर्टेन वैल्यू अज्यूम करनी है, उसके पीछे रूल क्या होगा कि बेसिक उसको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपने जब भी अज्यूम करनी है डिफरेंट पाइप्स के अंदर डिस्चार्ज की वैल्यू, तो उसको जो है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा या कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो कैसे है वो हम आगे आपको डिटेल से बताता हूँ। सेकेंड स्टेप हेड लॉस जो है किसी भी पाइप में वो बराबर है K इंटू क्यू की पावर n में। अभी आपने हेड लॉस की एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं डार्सी विस्बैच इक्वेशन, वो बराबर थी FL_V स्क्वायर ओवर 2GD। अब इसमें जो हमारे पास V है या वेलोसिटी है, उसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज लिख लें या Q लिख लें, तो ये इक्वेशन को हमने थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया। तो हमारे पास जो है वो हेड लॉस की जो हमारे पास जो हेड लॉस है वो एक्चुअली किसके प्रोपोर्शनल आ गया, वो हमारे पास डिस्चार्ज के जो है वो प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, तो ये तो हमने जो है वो क्या कर लिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया है डिस्चार्ज की फॉर्म में। तो हेड लॉस वैसे बराबर था FL_V स्क्वायर ओवर 2GD। अब हमने जो है वो हेड लॉस को सिंप्लीफाई कर लिया है विद इन सर्टेन कांस्टेंट। K बराबर है HL बराबर है Q की पावर n। इसमें K और n क्या है, K and n आर कांस्टेंट्स फॉर ईच पाइप। If minor losses are important, include them, which yields K is equal to 1 over C square and N is equal to 2 for constant F। तो इसमें जो है वो N ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है फ्रिक्शन फैक्टर पे, स्मॉल f। अब फ्रिक्शन फैक्टर अगर तो हमारे पास पूरा जो पाइप का नेटवर्क है उसमें एक जैसी ही पाइप लगी हुई है, आमतौर पे यही होता है किसी भी म्यूनिसिपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें जो हम पाइप लाइन जो भी फिट करते हैं आमतौर पर वो क्या होती है, वो एक जैसी ही होती है की बनी होती है, उसमें जो पाइप रफनेस है वो एक जैसी होती है। उस केस में हम क्या कहते हैं, उस केस में जो n की वैल्यू है हम 2 या कांस्टेंट जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेट द कंडीशन 3, कंप्यूट द अलजेब्रिक सम ऑफ द हेड लॉसेस अराउंड द ईच एलिमेंट्री लूप। तो कंडीशन नंबर 3 क्या थी कि अलजेब्रिक सम जो है वो हेड लॉस का किसी भी लूप के अंदर वो बराबर होना चाहिए 0 के। तो हमने क्या लेना है, उनका अलजेब्रिक सम लेना है। तो एक लूप के अंदर डिफरेंट पाइप्स हो सकती है, तो हर पाइप के अंदर हमने हेड लॉस लेना है, हर पाइप का जो हेड लॉस है वो हमें उसको एड अप कर लेना है। इसमें क्या है, कंसीडर तो हमने जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो लेना है और हमने काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो लेना है। तो डेल्टा Q टू बैलेंस the head in that loop 0. The heart of this method lies in the following. इस प्रोसीजर क्रॉस मेथड है वो क्या कह रहा है कि तरफ से एक Q जो है वो अज्यूम करते हैं, वो किसके बराबर होती है, वो होती है Q। ठीक है, तो ये वैल्यू Q नॉट जो है वो हमने जो है वो है अज्यूम की, और ये जो Q है ये क्या है, एक्चुअल Q है। अब हम पता कि ये Q नॉट जो है Q के बराबर हो गए, इस पे जो है वो हम कैलकुलेशंस करेंगे। जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार कि हमने जो अज्यूम किया था डिस्चार्ज वो उससे जो है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। तो जिस अमाउंट से वो डिस्चार्ज कम होगा या ज्यादा होगा वो बराबर होगा डेल्टा Q के। ठीक है, तो दो चीजें हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने जब नेटवर्क एनालिसिस शुरू करना है तो सबसे पहले हम हर पाइप के अंदर कोई एक डिस्चार्ज की वैल्यू अज्यूम करेंगे, लेकिन जो वैल्यू अज्यूम करेंगे उसको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जो वैल्यू है हो सकता
सकता है कि वो हमने सही अज्यूम की हो सकता है सही अज्यूम ना की हो, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही होती है कि हमने एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो अज्यूम नहीं की। जब एग्जैक्ट वैल्यू अज्यूम नहीं की, इसका मतलब है कि उसमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कोई वैल्यू उस पाइप में ऐड होनी चाहिए या सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो होगी, कितनी वैल्यू होगी, वो होगी डेल्टा क्यू के बराबर। ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है कि जो हेड लॉस की इक्वेशन है के इन पावर एन को, इसको जो है वो ये एक ट्रायल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसमें जो है वो ये इक्वेशन है, इसको जो है वो हमने क्या करना है, बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करना है। बाइनोमियल सीरीज मैथमेटिक्स में एक प्रोसीजर होता है, आपको फिलहाल उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए जो है थोड़ा सा टफ हो जाएगा। कोई बच्चा जो है वो अगर इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से उसको डिटेल से जो है वो अपनी बुक से जो है वो उसको फॉलो कर ले। मेन आपने जो है वो जो फॉर्मूला फॉलो करना है वो क्या है, डेल्टा क्यू का। डेल्टा क्यू या चेंज इन डिस्चार्ज की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर है माइनस इंटू समेशन हेड लॉस डिवाइडेड बाय एन इंटू समेशन हेड लॉस ओवर क्यू नॉट। और ये जो एच एल ओवर क्यू है, ये इसको हमने लिखना है मॉड के अंदर, यानी इसकी वैल्यू हमने कभी भी नेगेटिव नहीं लेनी, ये जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो दो बातें आपने या तीन बातें बल्कि आपने याद रखनी है। एक तो सबसे पहले कि आपने कोई डिस्चार्ज की वैल्यू अज्यूम करनी है, उस डिस्चार्ज की वैल्यू को का ये है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सबसे पहले उसको फॉलो करनी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूटी आप अज्यूम कर लेंगे, उसके बाद जो है वो आपने क्या लेना है, आपने जो है वो उस पर जो है वो ट्रायल लगाना है। जब आप ट्रायल लगाएंगे आपको पता चलेगा कि हमने जो डिस्चार्ज की वैल्यू अज्यूम की है वो एक्चुअली जो है वो अभी सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो आप प्रोसीजर को जो है वो रिपीट करेंगे। आपने जो है वो उस क्यू के अंदर सर्टेन वैल्यू जो है वो ऐड अप करनी है, या जो ऐड अप या सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यू, वो बराबर होती है डेल्टा क्यू के। और डेल्टा क्यू जो है बराबर है हमारे पास है वो है समेशन ऑफ हेड लॉस डिवाइडेड बाय एन इनटू समेशन ऑफ हेड लॉस ओवर क्यू नॉट। तो दो बातें याद रखनी है, एक के क्यू किसके बराबर होता है और एक जो है वो हमारे पास क्यू में जो है वो डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है। क्यू में जो है वो क्यू नॉट हमने खुद अज्यूम किया और डेल्टा क्यू हमने जो है वो इस फॉर्मूला से फाइंड किया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सेकेंडली उसने आपको क्या कहा है कि हर लूप के अंदर जो आपके पास क्लॉकवाइज होगा उसको आप जो है वो ऐड अप कर लेंगे और जो काउंटर क्लॉकवाइज होगा उसको आप वहां से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हम कहते हैं नेगेटिव साइन इन इक्वेशन इंडिकेट्स दैट व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ हेड लॉस अराउंड द लूप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी मस्ट सब्ट्रैक्ट द डेल्टा क्यू फ्रॉम क्लॉकवाइज क्यू नॉट वैल्यूज एंड ऐड इट टू द काउंटरक्लॉकवाइज वन, एंड द रिवर्स इज ट्रू इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ हेड लॉस अराउंड द लूप इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वही मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे डेल्टा क्यू है, क्या ये ऐड अप होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास वो क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है और जो उसका साइन क्या है। ये आपको हो सकता है अभी जो है वो समझ ना आ रही हो, हम आगे जो है वो इसका एक प्रॉब्लम करते हैं फिर आपको ये समझ आ जाएगी। फिर वो कह रहा है आफ्टर वी हैव गिवन each loop at first correction the losses will still not balance because of the interaction of one loop upon the other. So we repeat the procedure arriving at the second correction and so on until the corrections become negligible. तो स्टेप 5 में क्या किया, स्टेप 5 में जब हम क्या करेंगे कि एक क्यू की वैल्यू अज्यूम करेंगे और जो उसमें फिर कैलकुलेशन करेंगे तो डेल्टा होगा या सब्ट्रैक्ट, जब ऐड अप होगा या सब्ट्रैक्ट होगा उसको करने के बाद फिर जब हम दोबारा देखेंगे तो अभी भी हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा होगा या हमारे पास थोड़ी सी जो है वो कमी बेशी आ रही होगी। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो आइटरेशन परफॉर्म करेंगे और दोबारा जो है स्टेप अपना रिपीट करेंगे अनटिल और अनलेस हम उस रिजल्ट की तरफ चले जाएं कि करेक्शन बहुत ही माइनर रह जाए, यानी जो है वो हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग जो है वो समझ लें कि आप डेसिमल प्लेसेस जो है वो आ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो हम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं ताकि जो है वो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, थोड़ा सा आपको जो है वो समझ आ जाए। ये प्रॉब्लम आप बेटा सब लोग गौर से समझ लें, ये प्रॉब्लम आप गौर से समझ लेंगे तो ये जो पीछे नंबर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 जो है बताया गया है वो आपको समझ आ जाएगी दीदी। तो यहाँ पे आपको एक पाइप फ्लो जो है दिखाया गया, एक छोटा सा ही नेटवर्क है इसमें।
flow into and out of the two loop pipe system are as following in the figure. Determine the flow in each pipe using only a basic scientific calculator. The K values for each pipe were calculated from the pipe and minor loss characteristics and from an assumed value of Fn is equal to 2. तो ये हमारे पास जो एक छोटा सा पाइप का नेटवर्क है जिसमें दो ही लूप्स बन रही हैं। इसमें जो है वो हर पाइप के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी दे दी गई है और जो है वो के फैक्टर एक दे दिया गया है। के फैक्टर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो जो है वो हमारे पास मेजर और माइनर लॉसेस पे डिपेंड कर रहा है। और जो एन की वैल्यू है वो क्या होती है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर आप ओवरऑल जो पाइप का नेटवर्क है किसी एक ही मटेरियल का बना होगा तो पाइप फ्रिक्शन फैक्टर हमारे पास जो है वो एक ही वैल्यू आएगी। तो एन जो है उस टाइम बराबर होगा 2 की। तो हर अब आप ये देखना, एक ये डिस्चार्ज की वैल्यू, हर पाइप के ऊपर के की वैल्यू और जो है वो एन की वैल्यू हमारे पास 2 जो है वो कांस्टेंट है। अब हमने जो है इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है। वो कह रहा है एज अ फर्स्ट स्टेप अज्यूम द फ्लो इन ईच पाइप साइड दैट द कंटिन्यूटी होल्ड्स एट ऑल जंक्शन। Take the clockwise flows as positive and calculate Q for each loop. Make the corrections for the assumed Qs and repeat several times until the Qs are small. तो हमने जो है सबसे पहले स्टेप 1 की तरफ जाना है। स्टेप 1 वो क्या कहता है आपको कि सबसे पहले आपने डिस्चार्ज की कुछ सर्टेन वैल्यू हर पाइप के अंदर एज्यूम कर लेनी है। तो जब आप पाइप एज्यूम, उसको आपने एज्यूम किस तरह करना है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है वो फॉलो। सेकंड आपने क्या करना है कि आपने जो है जो क्लॉकवाइज हमारे पास फ्लोज आ रहे होंगे उनको पॉजिटिव लेना है और जो काउंटर क्लॉकवाइज आ रहे हैं उनको नेगेटिव लेना है। इसको लेके आपने जो है वो क्या करना है, क्यू के अंदर डेल्टा क्यू की वो कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू या जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगी या जो है वो नेगेटिव होगी। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हम जो है वो एडअप या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये आपको पाइप नजर आ रहा होगा, पाइप नेटवर्क। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि 100 क्यूसिक्स ऑफ फ्लो जो है वो यहाँ से एंटर हो रहा है और जो है वो कितना आउटफ्लो हो रहा है 25, 50 एंड 25। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे ये बराबर आ रहा है 25 एंड 25, 50 प्लस 50 जो है वो 100। इसका मतलब है कि जितना इनफ्लो है उतना ही जो है वो यहाँ पे आउटफ्लो है। तो एक तो यहाँ पे इक्वेशन फॉलो होगी। अब आपको नजर आ रहा होगा कि जहाँ पे हमारे पास जो है वो K1 है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। जी, तो यहाँ पे अब हमने जो है सबसे पहले क्या करना है, क्यू नॉट या अपनी तरफ से जो है वो हर पाइप के अंदर डिस्चार्ज की वैल्यू अज्यूम करनी है। और अज्यूम किस तरह के कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है उसको फॉलो होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि के की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है। यहाँ से अगर 100 एंटर हो रहा है, हमने अज्यूम किया कि यार ये जो ऊपर वाला पाइप है जहाँ K1 है, यहाँ जो है वो 60 जो है वो Q6 डिस्चार्ज है। अब अगर यहाँ पे 60 क्यूसिक डिस्चार्ज होगा तो इसके साथ जो है वो नीचे वाला पाइप अटैच है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ पे 40 होगा, तभी जो है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉलो होगी। फिर उसके साथ जो है वो एक और वो दरमियान में अटैच जो सेंट्रल पाइप, उसके ऊपर जो है वो हमने एक वैल्यू अज्यूम कर ली। अब कितना फ्लो आ रहा था, यहाँ से जंक्शन में आ रहा था 60। तो हमने अज्यूम कर लिया कि भाई फर्ज किया यहाँ पे जो है वो कितना फ्लो हो रहा है, जो नीचे की तरफ बैंड है यहाँ पे जो है वो 10 जो है वो Q6 फ्लो हो रहा है। तो अब जाहिर बात है अगर यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 60 था तो अब कितना बच गया 50। तो 50 को जो है वो इस तरफ फ्लो होना पड़ेगा। ठीक है, अब 50 यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे हमें उसने दिया हुआ कि 25 Q6 जो है यहाँ से आउटफ्लो होता है। इसका मतलब अगर 25 Q6 यहाँ से आउटफ्लो होता है तो 25 जो है इस पाइप के अंदर रिमेनिंग होगा। तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ने होल्ड किया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आउटफ्लो कितना है 50। तो अगर 25 यहाँ से आ रहा है तो जाहिर बात है फिर 25 को यहाँ से आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो हर एक केस में हमारे पास जो है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है वो फॉलो हो रही है। ठीक है, तो ये समझ आइए सबसे पहला स्टेप जो हमने अज्यूम किए वैल्यूज। सर इसमें ये जो 10
जी सर इसमें जो 10 आ रहा है नीचे डिस्चार्ज, और ये बताएं जी 25। देखिए ना, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले देखिए हमने यहाँ से इनफ्लो कितना था 100, ऐसे ही है। 100 सर। जहां से एंटर हो रहा है वहां से दो पाइप्स है ना, एक ये वाला है और एक ये नीचे वाला है। यस सर। तो हमने अज्यूम किया कि भाई ऊपर वाले में 60 है। अब ऊपर वाले में अगर 60 होगा तो नीचे वाले में लाजमी बात है कि 40 होगा, क्योंकि इनको इसको 100 रहना, 100 से कम नहीं हो सकता। यहाँ तक ओके है? यस सर, ओके। यस सर। ठीक है। अब ये 60 आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है ना, आगे जाके फिर हमारे पास जो एक जंक्शन पॉइंट आ रहा है जहां से दो पाइप फिर फर्दर अटैच हैं। यस सर। हमने अज्यूम किया कि जो सामने वाला पाइप है ना, इसमें हमने एक अपनी तरफ से एक वैल्यू अज्यूम कर ली कि भाई यहाँ पे जो है वो 50 क्यूसिक डिस्चार्ज है। अब 50 क्यूसिक अगर यहाँ पे है तो ये पाइप जो है वो उस जगह पे अटैच था जहां से 60 क्यूसिक डिस्चार्ज आ रहा था। अब 50 अगर यहाँ होगा तो 10 डाउनवर्ड्स होगा। यस आ ठीक गया हो गया? समझ सर। 10 की समझ आ गई कैसे है? यस सर आ गया समझ। आगे ये जो 25 और 25 लिखा है ये समझ आइए कैसे हुआ है? यस सर, सर ये भी है। 25 वाली ये 25 किस तरह बाहर से है? डिस्चार्ज हो गया और 25 डाउन हो रहा है। हाँ ये देखें, ये 50 आ रहा था ना इस तरफ से, और उसने जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम में पहले ही बता दिया कि 25 यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है। इसका मतलब अगर 50 यहाँ से आ रहा है, 25 आउटफ्लो होगा तो 25 बकिया बच जाएगा, वो इस तरफ आ जाएगा। यस सर समझ आ गई है। ठीक है। और यहाँ से तुम्हारा सर ये 50 नीचे वाला आउटफ्लो हो रहा 25 जो फ्लो हो रहा है ये किस तरह से है? है। जी सर जो 25 नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है ये किधर से जी है? जी ये देखे ना, मैंने आपको क्या बताया कि हमने क्या अज्यूम करना है कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमें क्या कहती है कि अब यहाँ पे आउटफ्लो कितना हो रहा है 50, ऐसे ही है। यस सर। आउटफ्लो 50 हो रहा है ना, तो 25 आ रहा है इस तरफ से। तो अब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वो क्या करेगा कि अगर 50 यहाँ पे आना है तो जाहिर बात है, अगर 25 यहाँ से आ रहा है तो 25 को इधर से आना पड़ेगा, यस सर समझ क्योंकि आ ये गई। ठीक है 25 भी सर। पीछे वाले 40 से अटैच यस है। सर। तो 40 में से क्या होगा कि 25 जो है वो इस तरफ आ गया। ठीक है। और फिर जो है वो 25 जो है वो इस तरफ आ रहा है। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को एक तरह से जो है वो फॉलो कर रही है। ठीक है। ये तो समझ आ गई। अच्छा, अभी ये जो वैल्यूज है ना, ये भी हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं आई। अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो हमने वैल्यूज अज्यूम की हैं हर पाइप के अंदर वो ठीक आ रही है या नहीं आ रही। ठीक हो गया? अब हमें जो है वो क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू किसके बराबर है? डेल्टा क्यू बराबर है, मैं ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं दोबारा। हाँ जी, ये नजर आ रहा है आपको डेल्टा क्यू किसके बराबर है? डेल्टा क्यू बराबर है समेशन ऑफ हेड लॉस, सॉरी माइनस समेशन ऑफ हेड लॉस इंटू एन इंटू समेशन ऑफ हेड लॉस ओवर क्यू नॉट। तो ये इस इक्वेशन के बराबर है। अब हमने क्या करना है, डेल्टा क्यू फाइंड करना है, चेंज इन डिस्चार्ज वैल्यू। तो यहां पे हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू के लिए दो चीजें हमें चाहिए, एक हेड लॉस और एक एन इंटू के इंटू क्यू नॉट। अच्छा जी, अब हमें जो है वो सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, हर पाइप के अंदर जो है वो हम हेड लॉस फाइंड करते हैं। हेड लॉस किसके बराबर था? के इंटू क्यू नॉट की पावर एन। ठीक हो गया? तो हर पाइप का सब के सबसे पहले देखना है। तो आपको ये नजर आ रहा होगा जिसकी वैल्यू हमने 60 अज्यूम की थी, उस पाइप के जो वैल्यू है वो क्या है, वो बराबर है के। ठीक है। तो के कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारे पास क्यू। क्यू हमने कितना क्यू नॉट अज्यूम किया 60, और एन एन कितना है 2। मैंने आपको बताया कि अगर सेम पाइप मटेरियल से बनी होगी ये पाइप नेटवर्क तो एन कितना होगा, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होगी 2। तो 1 इंटू 60 स्क्वायर ये आ गया हमारे पास 3600। 3600 हमारे पास किस तरह मूव हो रहा है, राइट साइड पे या क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। ये समझ आ गई?
1 इंटू 60 का स्केयर इज इक्वल टू 3600 क्लॉकवाइज। ये समझ आ गई? यस सर, आ गया समझ। सर ये इसी तरह एक बार बता दीजिए 1 मल्टीप्लाई 60 स्क्वायर क्यों लिया हमने? देखो बेटा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है k इंटू क्यू नॉट की पावर n। तो k हमारे पास क्या था? 1। उस पाइप में हमारे पास ये क्या था? 60 एज्यूम वैल्यू क्यू नॉट, और इसकी पावर क्या है? n। n की मैंने आपको बताया फिक्स वैल्यू है 2। सर में नजर आ रहा है उसने क्या कहा? n की वैल्यू है 2। जी जी सर। हाँ तो हो गया। यस सर, समझ आ गया। समझ आ गया। जी सर। और साथ इसके हमने जो है ये हमने क्या कहा? ये है क्लॉकवाइज। जी सर, क्लॉकवाइज। ये एक लूप बन रही है ना, तो लूप के अंदर यहाँ ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। ठीक हो गया। अब हम ये दरमियान वाली पाइप में जाते हैं। दरमियान वाली पाइप में क्या है? इसका k जो है वो 4 गिवन है। k इज इक्वल टू 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट की पावर n। तो q हमने एज्यूम किया था 10 और उसकी पावर n, तो ये स्केयर, तो ये आ गया 400 क्लॉकवाइज। तो ये ऊपर वाला भी क्लॉकवाइज था, ये वाला भी क्लॉकवाइज था। तो 3600 एंड 400 क्लॉकवाइज आ गया। ये ओके है? जी सर। अब हमने जो है वो इसी लूप में, जो लेफ्ट लूप में जाना है, ये 40 वाले पाइप पे, जिसके हमने डिस्चार्ज 40 एज्यूम करेगा तो किया था। तो k इंटू क्यू की पावर n। तो k हमारे पास यहाँ पे 3 है, q हमारे पास हमने एज्यूम किया था 40, और n जो है उसकी वैल्यू जो है वो 2 है। तो 3 इंटू 40 का स्केयर ये होगा 4800 एंटी क्लॉकवाइज। ये ओके है? जी सर। ठीक हो गया। तो हमारे पास अब हेड लॉस इन इंडिविजुअल पाइप आ गया फॉर द लेफ्ट लूप। अब हम क्या लेना है? हमने इनकी समेशन लेनी है या अलजेब्रिक सम लेना है। तो जब अलजेब्रिक सम लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? इसकी वैल्यू आ रही है 800, यानी 3600, और क्या वो क्लॉकवाइज है, इनको ऐड किया तो ये हो गया 4000, और जो है एंटी क्लॉकवाइज कितना है? वो है 48000। इसका मतलब है कि हमारे पास जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 800 काउंटर क्लॉकवाइज। ये ओके है? जी सर। जी सर। अच्छा जी। अब हमने जो है, हमें जो है रेशो में दूसरी वैल्यू क्या होती थी? n इंटू के इंटू क्यू नॉट की पावर n माइनस n। ठीक हो गया। तो यहां जो है वो हमें क्या चाहिए? इसको जो है वो हमने क्या लेना है? n। n की वैल्यू आपको पता है कि 2 जो है वो कांस्टेंट है, तो ये सारे जो है वो 2 आ गए। ठीक है। k की वैल्यू एक पाइप के लिए जो है 1 है, एक के लिए 4 है, और एक के लिए जो है वो 3 है। तो 1, 4 और 3 आ गए। अब हमें क्या चाहिए? डिस्चार्ज की वैल्यू जो अज्यूम की थी, लेकिन यहाँ पे जो n की वैल्यू हो क्या है? n माइनस 1, यानी जो है वो 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आवाज आ रही है? बंद हो गई यस सर, आ रही है सर अब। सबको आ रही है? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी। हम कहाँ पे थे? तो मैं आपको बता दूं, अब सेकंड जो है वो हमने रेशो में जो नीचे वाली वैल्यू है वो कितनी है? n k इंटू क्यू नॉट की पावर n माइनस 1। ठीक है। तो यहाँ पे n कांस्टेंट है, 2 सब में आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई? 1, 4 एंड 3। और जो है वो हमारे पास क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? जितनी भी हमने क्यू की वैल्यू अज्यूम किया, तो 60, 10 एंड 40, ये वैल्यू आ गई। ठीक है। तो इनका हमने समेशन ले लेना है। इसमें जो है वो हमने काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी काउंटर क्लॉकवाइज हमने नहीं देखना, सिर्फ हमने जो है वो जितनी भी वैल्यूज हैं इनको सम अप कर लेना। तो इसका आंसर आ गया 440। ये ओके है?
200 प्लस 240 इज इक्वल टू 440। समझ आ रही है? जी सर आ गई। ठीक है, अब हमने डेल्टा क्यू लेना है। डेल्टा क्यू क्या होती है? ये हेड लॉस, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू। ठीक हो गया? तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू इसका वो क्या था कि माइनस इंटू समेशन ऑफ हेड लॉस। तो यहाँ पे माइनस आ गया इंटू हेड लॉस। हेड लॉस की वैल्यू भी जो है वो क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास आई थी, इसको भी हम नेगेटिव लिख लेंगे। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव 800 डिवाइडेड बाय 440। तो पॉजिटिव 2 का क्या मतलब है कि क्लॉकवाइज यहाँ पे हमारे पास एडिशन होगी। यहाँ तक ओके है? क्लॉकवाइज 2 की समझ आ गई? जो आंसर है यस सर आ गई। सर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ही लेंगे ना और काउंटर को जी नेगेटिव। सर मैंने कहा क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और काउंटर को नेगेटिव लेंगे। जी 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 जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई? 2 के साथ हमने क्लॉकवाइज क्यों ऐड किया? क्योंकि यहाँ पे इसके साथ साइन आया पॉजिटिव का। पॉजिटिव का साइन है तो हमने लिख दिया कि ये क्लॉकवाइज है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम चलते हैं राइट लूप की तरफ। ठीक है, तो राइट लूप में भी हमने वही करना है जो लेफ्ट लूप में किया था कि हेड लॉस लेनी है, यानी जो है वो ऊपर वाला न्यूमिनेटर लेना है और नीचे वाला डिनोमिनेटर लेना है। तो न्यूमिनेटर बराबर है k इंटू क्यू नॉट की पावर n और डिनोमिनेटर है n इंटू क्यू नॉट की पावर n माइनस 1। तो अब सबसे पहले हम राइट लूप में चलते हैं। इधर जो है वो हमने जिस पाइप का डिस्चार्ज 50 एज्यूम किया उसका k क्या है? 4। तो k इंटू क्यू नॉट, तो 4 इंटू 50 और इसकी पावर है n। तो n आपको पता है 2 के बराबर है, तो 4 इंटू 50 का स्क्वायर ये हो जाएगा 10,000 क्लॉकवाइज। ओके, यस सर। आगे जो है वो हम चलेंगे। आगे जो है अगली पाइप है उसका डिस्चार्ज हमने कितना अज्यूम किया है? वो है 25 और k है उसका 2। तो 2 इंटू 25 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1250 क्लॉकवाइज, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो नीचे वाला पाइप है जिसका जो है वो k5 के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? k इंटू क्यू नॉट की पावर n। तो 5 इंटू हमने 25 डिस्चार्ज अज्यूम किया हुआ है, 25 का स्क्वायर। तो k इंटू क्यू नॉट का की पावर n, तो k 5 क्यू नॉट 25 इसका स्क्वायर। ओके, और इस लूप में हमारे पास एक और चीज है, वो किसके बराबर है? वो बराबर है या दरमियान वाला पाइप, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये k की पावर 4, सॉरी k इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट। क्यू हमने कितना अज्यूम किया? 10, तो 10 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये जो k है इस लूप के लिए ये काउंटर क्लॉकवाइज है। जो पिछली लेफ्ट वाली लूप के लिए क्लॉकवाइज था, इस लूप के लिए ये काउंटर क्लॉकवाइज है। ये अंडरस्टैंडेबल है या नहीं? आवाज आ रही है? जिंदा हो? Yes, sir. यस सर आवाज यस सर आ रही है सर आवाज। यार बोला तो करो, अरे चुप रहते हो भाई मेरे। ये देखिए 10 को हमने यहाँ भी लिया है राइट लूप के लिए भी, और 10 को हमने लेफ्ट लूप के लिए भी लिया था, क्योंकि 10 जो है वो दरमियान वाली पाइप जो है दोनों के लिए कॉमन है। फर्क क्या है कि लेफ्ट वाले लूप के लिए इसमें जो है वो क्लॉकवाइज है, और जो राइट वाली लूप है उसमें इसका फ्लो जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। तो इनको जब हम इनका समेशन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7725 क्लॉकवाइज, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू जो है ज्यादा है, क्लॉकवाइज की वैल्यूज जो है वो ज्यादा है, काउंटर क्लॉकवाइज की वैल्यूज कम है। तो जो समेशन का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू आ रही है क्लॉकवाइज के लिए। ठीक हो गया? इसी तरह हमने जो है वो नीचे वाला जब डिनोमिनेटर लेना है तो एन के क्यू नॉट की पावर n माइनस 1। यहाँ भी उस तरह जो है वो n कॉमन है सब में, तो n की वैल्यू आ गई 2। k की वैल्यू डिफरेंट है हर पाइप के लिए, तो k की वैल्यू आ गई 4, 2, 4 एंड 5। इस तरह जो हमने डिस्चार्ज की वैल्यू अज्यूम की थी वो आ गई 50, 25, 10 एंड 25। और क्योंकि n माइनस 1 है यानी 2 माइनस 1 है, तो ये सिंपल जो है वो 1 हो गया।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड अप लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 830। तो मैंने आपको पहले भी बताया जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको क्लॉकवाइज या हमने एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखना, उसकी वैल्यू हमने सिंपल ले लेनी है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमारे पास सिंपल जो है वो 830 आ गई। अब जब हमने दोनों की रेशियो लेनी है, हमारे पास रेशियो क्या होती है, माइनस समेशन ऑफ हेड लॉस। तो माइनस समेशन ऑफ हेड लॉस जब लेंगे, तो यहाँ पे हेड लॉस क्योंकि हमारे पास क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज की वैल्यू हम लेते हैं पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो 7725 डिवाइड बाय 830 लेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव की 9 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज है। समझ आ रही है यहां तक? यस सर। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो लेफ्ट वाली लूप है उसमें जो है वो क्लॉकवाइज में हमारे पास 2 ऐड होगा और एंटी क्लॉकवाइज में 2 नेगेटिव होगा। और जो हमारे पास राइट वाली लूप है उसमें क्या होगा, 9 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो एड अप होगा और काउंटर क्लॉकवाइज उसमें माइनस होगा। अब ये देखें, ऊपर वाला हमने क्या पहले अज्यूम किया था, 60 अज्यूम किया था। अब 60 में जो है वो क्या होगा, लेफ्ट लूप में 2 क्लॉकवाइज जो है वो एड अप हो रहा है। तो ये 60 की बजाय अब क्या हो गया, 62। ये ठीक है, 62 आ गया। Yes. समझ आ गया कैसे हुआ है? Yes, sir. यस इसी तरह जो है वो अब ये 40 है। 40 क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज था और हमारे पास आंसर जो है वो क्लॉकवाइज का 2 आया है। तो इसका मतलब है कि 40 में से हमने 2 जो है वो माइनस कर देने। तो अब ये कितना हो गया, 38। अब 62 और 38 ये अभी भी 100 यानी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। ये ओके है? अच्छा जी, अभी हमने जो है वो ये दरमियान वाली के लिए क्या करना है उसको अभी हम छोड़ देते हैं। अभी हम राइट वाली लूप में चलते हैं। राइट वाली लूप में हमारे पास क्या था, 9 काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये 50 था, 50 में से 9 माइनस कर देंगे क्योंकि 50 क्लॉकवाइज था और हमारे पास आंसर आया काउंटर क्लॉकवाइज। तो 50 में से 9 माइनस, तो ये 41 हो गया। ओके यस सर। इसी तरह 25 था हमारे पास क्लॉकवाइज, 25 में से हमारे पास 9 जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज माइनस हो जाएगा। तो ये 25 माइनस 9 16। ये ओके है? जी सर। इसी तरह जो 25 हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज है और आंसर भी हमारे पास 9 काउंटर क्लॉकवाइज आया हुआ है। तो 25 में 9 एड अप हो गया, तो ये क्या बन गया, 34। ये ओके है? यस सर। जी सर। अच्छा, अब जो दरमियान वाला पाइप है उसमें हमने क्या अज्यूम किया था, 10। अब क्लॉकवाइज के लिए इसमें 2 ऐड हो रहा है और जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज के लिए इसमें जो है वो 9 ऐड अप हो रहा है। यानी ये लेफ्ट लूप के लिए हमारे पास क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन है और राइट लूप के लिए क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास क्लॉकवाइज एंटर हो रहा है और यहाँ पे जो है वो नेगेटिव क्लॉकवाइज है, जो काउंटर क्लॉकवाइज है, तो वो भी इसमें ऐड अप होगा। तो 2 और 9 मिलके क्या बन गया, 11। तो 10 में जब 11 ऐड अप हो जाएगा ये हो जाएगा 21। ये समझ आई? यस सर। क्यों भाई, सबको समझ आई है 21 कैसे आया दरमियान में? पहले 10 था, अब 21 हो गया। Yes, sir. समझ आ गई। ठीक हो गया भाई? क्योंकि लेफ्ट की तरफ जी से सर। 2 ऐड अप होता था और हमारे पास राइट की तरफ से 9 ऐड अप हो रहा है। तो 2 और 9 मिला के क्या हो गया, 11। तो 10 में जब 11 ऐड हुआ तो ये हो गया 21। ठीक है? यस सर। अब हम जी अब सर। हमारी जो नई अज्यूम्ड वैल्यूज आ गई हैं वो क्या आ गई हैं, 62, 21, 38, 41, 16 एंड 34। अब हमने जो है वो यही अपना प्रोसीजर दोबारा रिपीट करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, आइटरेटिव प्रोसेस। तो हमने क्या करना है, हेड लॉस फाइंड करने हैं हर पाइप में और उसको जो है वो फिर ऐड अप करना है। इसी तरह जो है वो हमने नीचे वाला डिनोमिनेटर वो फाइंड करना है, उनको जो है वो ऐड अप करना है और डेल्टा क्यू की हमने जो है वो इक्वेशन जो है वो ले लेनी है। जब हमने लेफ्ट लूप के लिए दोबारा डेल्टा क्यू को कैलकुलेट किया तो हमारे पास 2 जो है वो क्या आ गया, काउंटर क्लॉकवाइज। और जब हमने अपने राइट वाले लूप के लिए कैलकुलेशन की हेड लॉस की और नीचे वाले डिनोमिनेटर की, तो हमारे पास वहां पे आंसर क्या आ गया, ये 0.3 समथिंग कुछ इस तरह आएगा।
लेकिन उसने आपको स्टेप्स में क्या बताया है कि जब हमारे पास डेसिमल वैल्यूज या बहुत छोटी वैल्यू आएगी तो हम जो है उसको छोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने इसको, अभी आंसर 0 नहीं आता, अगर आप देखें ना तो ये पॉजिटिव का 308 है और जो है वो नीचे जो है पॉजिटिव का 900 है। दोनों को आप अगर डिवाइड करें तो आंसर 0 नहीं आएगा बल्कि 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन वो वैल्यू क्योंकि बहुत लो है तो इसलिए हम जो है वहां उसको जो है वो छोड़ देंगे। इसका क्या मतलब है कि जो राइट लूप है उसकी वैल्यूज तो ठीक है, इनको आपने नहीं छेड़ना। जो लेफ्ट वाली लूप है उसमें हमारे पास क्या आंसर है, 2 काउंटर क्लॉकवाइज, तो आपने जो है उसको एडजस्ट कर लेना है। अब जब आप जो है वो करेंगे तो क्या होगा, ये 62 जो है दोबारा 60 हो जाएगा, जो हमारे पास 30 था ये दोबारा 40 हो जाएगा, और जो हमारे पास दरमियान वाला 21 था ये 19 हो जाएगा। यानी थोड़ी सी एडजस्टमेंट आई है, वो किस में आई है, दरमियान वाले में आई है। अब जब आप इस तरह लेके दोबारा एक तरफ अगर खुद से अपनी आइटरेशन करना चाहें तो कर लें, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.0 समथिंग आएगा, जो बहुत लो है। तो अगर बहुत लो वैल्यू आएगी तो हम जो है वो छोड़ देंगे, आइटरेशन मजीद नहीं करेंगे, सिर्फ 2 या 3 दफा जो है वो आइटरेशन कर लेंगे। या हमने आइटरेशन कह लेंगे इतनी दफा करनी है कि जस्ट हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो बहुत स्मॉल आ जाए। तो ये अंडरस्टैंड है आपके लिए, अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए? यस सर। सर दोनों में से एक 0 होना चाहिए। दोनों में से क्या? दोनों में से मतलब कोई एक वैल्यू बहुत छोटी आनी चाहिए। नहीं, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों ही बहुत छोटी आनी चाहिए। ये देखिए ना, जब इसका अब 2 काउंटर क्लॉकवाइज आ गया है ना, अब ये जो 2 काउंटर क्लॉकवाइज है उसने उसको लूप में एडजस्ट किया है, और फिर फर्दर जो है वैसे इसको कैलकुलेशन तो करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन दोबारा एक दफा परफॉर्म नहीं की गई, क्योंकि उसको पता है कि अब जो मेरा आंसर है वो वैसे ही जो है वो बहुत थोड़ा आएगा। तो अगर आप चाहें तो खुद से एक दफा जो है वो समेशन ऑफ हेड लॉस डिवाइडेड बाय जो उसका डिनोमिनेटर आ रहा है n इंटू के इंटू क्यू नॉट की पावर n-1, उससे जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर भी जो है वो 0.0 समथिंग या बहुत जो है वो स्मॉल आएगा। ठीक है, तो उसका स्टेप नंबर जो है वो एक स्टेप्स यही जो लिखे हुए थे पीछे उसमें लिखा हुआ था कि जब बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी तब हम उसको जो है वो छोड़ देंगे वहां पे कैलकुलेशन को। ठीक है या नहीं? ओके सर। अच्छा, अब इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए तो ये है एक प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो आपने खुद देखनी है, मैंने आपको इसका जो है वो रूल बता दिया है। रूल क्या है, एक तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, और एक क्या है कि ओवरऑल जो लूप के अंदर समेशन ऑफ हेड लॉसेस है उनको जो है वो 0 जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो आपका जो है वो ये जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप प्रॉब्लम नंबर 2 जो है खुद सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया, इसी तरीके से जो है प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो सॉल्व होना है। एक दो जो है हम दोबारा देख लेते हैं कि जो हमें उसने बताया था स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, उसमें क्या क्या उसने बताया था। उसने सबसे पहले तो आपको बताया था कि आपने जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के असूल हैं और जो हेड लॉस के पाइप फ्रिक्शन के असूल हैं उसको आपने फॉलो करना है। तो वो क्या कहता है कि एक तो हमारे पास डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। सेकेंडली क्या है, उसने कहा था कि लूप के अंदर जो हेड लॉस है उसका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 के बराबर होता है। फिर उसने आपको क्या कहा था कि इस प्रॉब्लम जो हार्डी क्रॉस मेथड है इसका हार्ट किस में लाई करता है कि क्यू बराबर होता है क्यू नॉट प्लस डेल्टा क्यू के। तो सबसे पहले क्या है कि आपको क्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले कोई क्यू नॉट को एज्यूम करना है, तो हमने जो है वो क्यू नॉट को एज्यूम कर लिया। उसके बाद जो है वो हमने क्या किया, हमने उसमें जो है वो देखना है कि क्या ये क्यू की नॉट की वैल्यू ठीक आई है या नहीं। तो वो हम देखेंगे कि डेल्टा क्यू से, तो डेल्टा क्यू आप देखेंगे तो हमारे पास थोड़ी बहुत जो है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज आएगी। तो काउंटर क्लॉकवाइज हो या नेगेटिव काउंटर क्लॉकवाइज हो, हम उस वैल्यू को एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो है वो क्यू बराबर है क्यू नॉट प्लस डेल्टा क्यू के। ठीक है, तो ये क्या है, आइटरेटिव प्रोसेस है कि आइटरेटिव प्रोसेस में हमने क्या करना है कि जो है वो जब तक हमारा पास बहुत स्मॉल वैल्यू नहीं आती तब तक जो है वो हमने आइटरेशन करते रहना है, या हमने जो है वो वैल्यूज को एडजस्ट करते रहना है। ठीक है,
तो ये जो हमने एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ये जितने भी हमारे पास स्टेप नंबर 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 थे, सारे स्टेप्स जो है वो हमने इसमें फॉलो कर लिए। आप ये इसका सोल्यूशन देखें अच्छी तरह दोबारा कि सोल्यूशन कैसे हुआ है, उसके बाद आप जाके फिर स्टेप्स को पढ़ें 1 बाय 1, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो है वो क्या कह रहे हैं। अगर आप ऐसे डायरेक्ट स्टेप्स को पढ़ेंगे या थ्योरी पढ़ेंगे, आपको हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जब आप इसका, ये जो मैंने आपको सोल्यूशन इसका समझाया है, इसको आप देखें क्वेश्चन को पढ़ के, तो ये सोल्यूशन ने क्या किया कि 1 बाय 1 उन्हीं स्टेप्स को जो है वो फॉलो किया। तो सिंपली क्या है कि एक कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन को फॉलो करें, पाई फ्रिक्शन के असूलों को आपने फॉलो करना है, और फिर जो है वो आपने क्या करना है कि क्यू नॉट की वैल्यू अज्यूम करनी है और उसमें डेल्टा क्यू ऐड या सबट्रैक्ट करते जाना है, तो आपके पास जो है वो एग्जैक्ट वैल्यूज जो है वो आती जाएंगी। ये कर लोगे? जी सर। यस सर कर लेंगे। हाँ, इसको जो है वो अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होता है, कोई आपको इसमें एक आधी चीज समझ नहीं आती, आप जो है वो दोबारा मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? सर ठीक है। अच्छा बेटा, हमारा ये जो था आज था सेकंड लास्ट लेक्चर, हमारा एक लेक्चर रह गया है। ओके सर। तो हम जो है या स्पेशल कोई टाइम अरेंज करते हैं उसके लिए, या जो है वो मैं क्या करूँगा कि आपको किसी तरह जो है रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा। उसमें अब ये एग्जाम कब से होने हैं, क्या वो फिजिकल होने हैं या ऑनलाइन होने हैं, वो आज या कल जो है यूनिवर्सिटी डिसीजन कर लेगी। उसके मुताबिक जो है वो फिर हम अपना ये जो लास्ट लेक्चर है उसको एडजस्ट कर लेंगे। ओके एक्सक्यूज मी जी सर। सर ठीक है। वैसे चांस किस चीज के ऑनलाइन होंगे या फिजिकल होंगे? ओके। चांस जो है मुझे जहाँ तक लगता है वो ये है कि फिजिकल होंगे, जहाँ तक मुझे चांस लगता है। सर लेट्स सपोज अगर फिजिकल हुए तो एक के बाद होंगे, 1 फेब के बाद। ये देखें, अब ये यूनिवर्सिटी डिसीजन करेगी, आज कुछ पता चलेगा उसमें फिर हमें। सर नेक्स्ट वीक तो नहीं हो रहे ना? ये 8th वीक का मतलब है कि आप जितना भी आपने कोर्स पढ़ लिए अपने सारे, वो अब आपकी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए उसकी। अब आपके पास मजीद टाइम नहीं है, आपने अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करना है अभी से कि फर्ज किया मंडे को आपका पेपर है पहला, बस। जी सर ठीक है सर। ओके जी सर इंशाल्लाह। यस सर। चलें फिर इस लेक्चर को देखें, प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे जो है डिस्कस कर लीजिएगा। ओके फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर। अल्लाह